हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल को लेके। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में हमें स्टडी किस किस की करनी है। 10th क्लास के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, और यहां हेडिंग पड़ी हुई है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। हर बच्चा जो 10th क्लास पास करके गया हो या 10th क्लास में हो, उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थेल्स थ्योरम के प्रूफ की क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रायंगल की अंडरस्टैंडिंग की क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रायंगल को। तो इसकी बेसिक्स को समझेंगे कि हम लोग इसमें सिमिलरिटी और 9th क्लास में हम पढ़ के आ रहे थे कॉन्ग्रुएंसी। तो उन सब बातों को लेके हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड द कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स। तो एक बात आती है बच्चों की, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स है क्या। कोई कहे कि दो फिगर सिमिलर हैं। अब 9th क्लास में बच्चा सीख के आता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है कि बेटा अभी तुम लोग 9th से पढ़ के आए हो, अब वहां कॉन्ग्रुएंसी थी, यहां सिमिलरिटी चला जाएगा, तो अपना आधा कंफ्यूजन तो इसी में रहता है। अब मेरी बात ध्यान से समझें, जो 9th क्लास में भी मैंने बताई थी कि हम लोगों को सिमिलरिटी 9th में नहीं देखनी थी, वहां क्या थी, कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि बच्चे को क्या सिखाया जाता है, पहले छोटी चीज। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, बताते हैं कि भाई दोनों फिगर कैसे हैं, फोटो कॉपी हैं एक दूसरे के। तुम्हारी एक कॉपी और उसकी फोटो कॉपी। तो आप सोच के देखो कि एग्जैक्ट सेम फिगर, उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। मींस उनका सब कुछ सेम होना चाहिए। जैसे बात हम ट्रायंगल्स की करें, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखी है, देखेंगे यहां पर हम, और वहां हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखी थी। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में सब कुछ सेम था। चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल, सपोज मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। अब बात आती है कि ट्रायंगल तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे ये फिगर कॉन्ग्रुएंट रखने हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग था कि उन ट्रायंगल्स में एंगल सेम, ये एंगल इस एंगल के एग्जैक्ट सेम होगा, करस्पॉन्डिंग सारे पार्ट सेम थे। सपोज इनके नाम मैंने लिख दिए ए बी सी डी ई एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल का जो सेंस है वो समझिए, ये एंगल इस एंगल के सेम हो जाएगा, ये एंगल और इस एंगल से सेम हो जाएगा। मींस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में सब कुछ सेम था, तो तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के सेम हो जाएंगे। और बात करते हैं साइड्स, तो ए बी जो लेंथ है वो बराबर होगी किसके, डी के। मींस ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ सेम था, ये बात हमें एकदम समझ में आ जानी चाहिए। सिमिलरिटी थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं कि सिमिलर होनी चाहिए चीजें। तो सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है, एक जैसी, है ना। अब एक जैसी का मीनिंग, अब इस सिमिलरिटी की इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझनी है। जैसे सपोज मैंने दो सर्कल लिए या फिर दो ट्रायंगल ही लिए, और एक तीसरा ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं। दो ट्रायंगल तो यही है, एक ट्रायंगल मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब ये ट्रायंगल इनके हिसाब से देखोगे, ये ट्रायंगल एक जैसे हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन इसकी तो साइड बड़ी है। तो यहां सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि शेप जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि शेप सेम होनी चाहिए। अब सपोज मैं बात करूं कि मैंने ट्रायंगल की जगह दो सर्कल ले लिए, एक सर्कल ये और एक सर्कल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इन दोनों सर्कल को ध्यान से देखो, तो दोनों की शेप तो सेम है ना। तो दोनों जब सेम शेप के हैं ना, तो मैं बोलूंगा सिमिलर फिगर्स हैं ये। तो यहां जो सिमिलरिटी है या सिमिलर फिगर्स है, उस पर ध्यान देना। उसका मेन जो एस्पेक्ट्स है वो हमें शेप देखनी है। ट्रायंगल देखे हमने, तो ट्रायंगल शेप वाइज एक जैसा है, और ट्रायंगल से ज्यादा अच्छा क्लियर करना हो तो पहले सर्कल देखो, सर्कल शेप वाइज एक जैसे ही होंगे। स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर भी आप ध्यान से देखो। सपोज स्क्वायर, जैसे एक स्क्वायर ये क्रिएट कर दिया है ना, और एक स्क्वायर कहीं बना देते हैं हम लोग, यहां बना देते हैं। अब स्क्वायर जैसा बन जाना चाहिए। सपोज ये स्क्वायर है,
अब ये स्क्वायर, साइड्स देखोगे आप तो डिफरेंट दिखाई देंगी आपको, लेकिन शेप दोनों की क्या है, स्क्वायर। तो देखिए ट्रायंगल में यदि बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो दो, है ना, और एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो, तो दोनों की शेप आपको एक जैसी ही दिखाई देंगी। सर्कल दो लेने हैं वो तो कोई भी ले लो आप, बात समझ में आ रही है ना। और बात कर रहे थे हम लोग क्या, स्क्वायर, स्क्वायर आप कोई भी ले लो। तो बात आती है कि सिमिलर फिगर्स जो होते हैं उनकी शेप सेम होती है। इसी बात पे आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सेम शेप लिखा भी है, ऑल सर्कल्स स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल तुमने चेंज कर दिए तो शेप अलग अलग हो जाएगी। एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया आपने मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल के नाम से बात चल रही है तो बात समझ में आ गई। मींस यदि मैं इसमें एक एग्जांपल यहां रखना चाहूं तो एक तो मैं रख देता हूं स्क्वायर का, हालांकि स्क्वायर बनाते समय एग्जैक्टली स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है वो तो सोचने समझने वाली बात होगी, लेकिन मान लो ये सपोज थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये दो स्क्वायर बन गए, लेट इट स्क्वायर मान लें इनको, तो इनकी शेप एक जैसी मिल जाएगी। और स्क्वायर से भी अच्छा समझना है तो हम किस में समझेंगे उसको, सर्कल में। सर्कल एक छोटा, एक सर्कल बहुत बड़ा, तो ये दोनों सर्कल कैसे हो गए भाई, कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सिमिलर फिगर का मीनिंग शेप सेम होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, सिमिलर पॉलीगॉन। देखिए पहुंचना हमें ट्रायंगल पर है, बात ट्रायंगल की करनी है, लेकिन स्टेप वाइज कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, सिमिलर फिगर देन सिमिलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की बात करने के लिए सपोज आपने ले लिया पेंटागन, हेक्सागन, है ना, इवन देन ट्रायंगल ऑल्सो ए पॉलीगॉन, तो हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, है ना, स्क्वायर की तो बात हो ही गई है, या फिर क्वाड्रिलेटरल को भी ले सकते हैं। तो सपोज मैं एक बात करता हूं, मैंने एक फिगर ड्रॉ ही कर दिया, ये कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर दिया, पेंटागन बना दिया इस तरीके का, ठीक है, और एक पेंटागन यहां क्रिएट कर दिया गया। अब कोशिश तो मेरी यही होगी कि ऐसा ही बनाऊंगा, लेकिन वो कोशिश ही होगी, ठीक है, आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ेगी ये कोशिश। बेसिक पॉइंट को समझेंगे हम लोग, इसमें क्या है, ये दो फिगर्स जो शेप वाइज मुझे एक जैसे लग रहे हैं एग्जैक्टली, तो मैं देखिए जब मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो बने बनाए होते तो अलग बात है। तो यहां तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है, पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं। तो पॉलीगॉन सिमिलर होने के लिए लेंथ आप देख रहे हो साइड्स की वो तो अलग अलग दिखाई दे ही रही है ना, एंगल्स होने चाहिए सेम, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अभी तक की हमने जो भी स्टडी की सर्कल में और स्क्वायर में, उसके जब पॉलीगॉन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं तो मैं एक बात बताता जा रहा हूं कि टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग है, सपोज मैंने ये वर्टेक्स ए बी सी डी ई ले ली, यहां पे डी ए बी सी डी हो गई, एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ जी एच आई और जे। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं हमें, ए के करस्पॉन्डिंग देखना है इस एफ को, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। बी के करस्पॉन्डिंग देखना है किसको, एंगल जी को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं। सी के करस्पॉन्डिंग देखना है एंगल एच को, और डी के करस्पॉन्डिंग देखना है एंगल आई को, और लास्ट में ई के करस्पॉन्डिंग देखना है एंगल जे को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में ही बढ़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, बच्चों से मैं अक्सर कहता हूं कि सिमिलरिटी का मतलब है तुम्हारा छोटा फोटो और तुम्हारा ही बड़ा फोटो, तो जो रेशियो में बढ़ेगा ना, तो रेशियो तो सब कुछ सेम ही होगा ना। तुम्हारा जो एक फोटो में हाथ छोटा है वो उसी रेशियो में बड़ा हो जाएगा और दूसरा हाथ भी वैसे ही बड़ा होगा, यस और नो, मींस रेशियो ऑफ द साइड्स आर सेम। यहां पे क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन ए बी के करस्पॉन्डिंग, यहां पर ये पॉइंट एफ था ना, एफ लिख देता हूं, एफ जी इज इक्वल टू, मींस ये रेशियो सेम होना चाहिए। किसके सेम होना चाहिए, बीसी
अपॉन जी एच, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इज इक्वल टू सी डी अपॉन एच आई, इज इक्वल टू डीई अपॉन जे आई, या आई जे, एंड इज इक्वल टू ए अपॉन एफ जे। तो बात समझ में आ गई होगी, पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं, यस और नो। तो पॉलीगॉन की सिमिलरिटी को ही हम आगे अब एक्सटेंड कर देंगे। फंडामेंटली हम समझ गए हैं कि दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होते हैं। अच्छा, सिमिलरिटी में जब कंपैरिजन करते हैं तो दो फिगर होने चाहिए ना, एक फिगर की क्या सिमिलरिटी होगी, तो बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है। तो सिमिलरिटी में हमें दो चीजें देखनी है, उनकी बीच की सिमिलरिटी समझनी है। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो पॉलीगॉन की जस्ट बात हो गई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, बिकॉज ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, बस साइड कितनी है उसमें, 3। तो बात वही है, लिखी हुई है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस इक्वल को समझना, ये एकदम इक्वल होगा, एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब बात यहां पर दो ट्राइंगल यदि लिए जाएं तो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब उसके कलर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मान लो अब कलर कौन सा आएगा, येलो ले लेते हैं, ठीक। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल सपोज ये है, और इन ट्राइंगल्स में यदि मैं देखूं, मुझे ये प्रोवाइड हो जाए ए बी सी डी ई एफ, और मैं ये कहूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड सॉरी नॉट एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इट इज ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इतनी बात होते एक पॉइंट हो गई, एंगल सेम हो गए। अब साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए, एंड इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड corresponding angles are equal, then we can say both triangle are similar। तो बेटा ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब हुई, ये बात समझ में आ गई, और सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और उस बात से याद रखना जो भी बता रहा था मैं, छोटा फोटो और बड़ा फोटो तुम्हारा, तो बात समझ में फिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ढंग से। तब हमें इसकी बेसिक चीजें समझ में पहले आ जानी चाहिए, फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके लिए हो सकता है कि ये वीडियो शूट हो रहा है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेटा ये वो पार्ट है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे बच नहीं सकते आप। 10th क्लास बोर्ड सीबीएसई, और आपको ये ना मिले इट इज नॉट पॉसिबल। किसी ना किसी रूप में बहरूपिया बन के चला आएगा। आपको इसका स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरम्स की फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा 102%, या फिर नाम से ही चला आएगा कि राइट द थेल्स थ्योरम एंड ड्राइव इट, और यू कैन से प्रूव इट। ओके, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, थेल्स थ्योरम। इन इफ अ लाइन, ध्यान से समझना इस बात को। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of the triangle at distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। पहले इसका मीनिंग है ना वो समझ लेते हैं। एक्चुअली देखो बच्चों, एक बात मैं फिर बताऊं, बीपीटी दिमाग में है, एक क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बीपीटी प्रूफ करने वाला है, वो अभी देख लेंगे हम लोग। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं यहां पे, कलर अभी ठीक ही है इसमें। तो देखिए ये ट्रायंगल सपोज मैंने ले लिया। अब बात करते हैं जो लाइन है, जो बोल रहे थे अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां देखने के लिए सपोज एक काम करते हैं, इसी साइड के पैरेलल ले लेते हैं, इस साइड के पैरेलल,
इस साइड के पैरेलल ये लाइन लेता हूं यहां पे, तो ये लाइन ले ली मैंने और ये रेड कलर की लाइन आ रही है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये येलो लाइन कट कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, ए सपोज अपने पास जो ट्रायंगल था उसके वर्टेक्स ले लिए ए बी सी, और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसने यहां पर डी, दो पॉइंट्स पे जो कट किया, तो कटिंग पॉइंट्स मैंने मान लिए डी एंड ई, जो दो साइड को कट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए डी अपॉन डी बी, मीन्स इस लाइन ने जो कट किया वो जो रेशियो है इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा बीपीटी को यदि आप दिमाग में फिट कर लो कि मुझे क्वेश्चंस में गिवन क्या होगा, एक बात तो क्वेश्चन में वो दे रहा होगा, वो कहेगा इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दे देगा, मींस वो बोलेगा डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा बात किसके अंदर होगी, ट्रायंगल के। बच्चों ये बात जो बता रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बीपीटी कहीं भी चल रही है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल साइड गिवन हो गई, तो ये हो गया गिवन। तो उसका रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये लिखा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस रिजल्ट को फिट कर लेते हैं। हाँ ये प्रूफ कैसा होगा वो तो हम सीखेंगे अभी, लेकिन इस रिजल्ट को फिलहाल दिमाग में फिट करते हैं। और मैं आपको एक बात और सिखाता हूं। सपोज जैसे ये रेशियो दिया है, तो इस रेशियो से अब क्या क्या हो सकता है। अच्छा रेशियो प्रपोर्शन तो ये हम 6 7 में पढ़ के आ रहे हैं। जैसे मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, तो दोनों तरफ 1 ऐड करने पर कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, मैथ्स के रूल से डिफरेंस नहीं आता भाई। जब कोई रेशियो दिया है और दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया है, कोई नंबर दिया है, अब नंबर में लिखा है कि x इज इक्वल टू वाई, देन 5 ऐड कर दिए दोनों तरफ, देन x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। मैथ्स का रूल इतना तो क्लियर ही होना चाहिए ना। तो सपोज मैंने 1 ऐड किया तो क्या होगा, तो यहां पर देखना 1 ऐड करके एलसीएम ले रहा हूं मैं। अब बेटा इस बात को समझना, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, और मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने पर यहां क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी बी, मीन्स ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब बेटा यहां देखने वाली बात है, वो ध्यान से समझना, ए डी प्लस डी बी, ये तो ए बी बन गई, मीन्स आप ये भी याद कर सकते हो ए बी अपॉन में क्या आ रहा है, डी बी आ रहा है, तो डी बी लिख दो अभी, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, अब डी बी आया तो यहां ई सी आएगा, ई सी। बेटा आपको एक बात बताऊं, बीपीटी के स्टेटमेंट को याद रखने पर ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब दिमाग में फिट करने से होंगे। तो पता है इस साइड का रेशियो, इसका बड़ी साइड पूरी ले ली, बड़ी साइड पूरी इधर से पूरी बड़ी साइड आ जाएगी, फिर जो छोटी साइड आ रही है करस्पॉन्डिंग छोटी साइड इधर से आ जाएगी। सपोज मैंने बड़ी साइड पूरी ली इधर से और इसके करस्पॉन्डिंग छोटी साइड इतनी ली है, मींस मैं कह रहा हूं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अब ए बी लिए और मैंने ए डी लिए, इतनी ली है, तो डी यहां से रिप्लेस करके अभी यहां लगा दे रहा हूं डी को, तो ये किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन, और एडी के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। तो ये वाली बात आप दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि बीपीटी का स्टेटमेंट भाई क्या है। अभी हम लोग इसको प्रूफ भी करते हैं बीपीटी के स्टेटमेंट को कि कैसे आया है, और फंडामेंटली प्रूफ इसी को करेंगे, तो उसको मैं भी लिख देता हूं। देखिए तो यहां पर हम लोग बीपीटी का प्रूफ सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं उसमें, और उसमें हम लोग बीपीटी का प्रूफ सीखते हैं, समझेंगे ध्यान से। ये ट्रायंगल लिया और अब बात करते हैं हम लोग इसमें लाइन की। तो एक लाइन ले लेते हैं थोड़ी सी, ये लाइन एक ले ली, थोड़ी सी मोटी लाइन आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी इसको लाइन तो बहुत सारी लेनी पड़ेंगी, तो इसको ऐसा कर दिया। अब स्टेटमेंट वाइज हम इस बात को लिखते हैं बेटा, जैसे हम लोग बोर्ड में करेंगे इसको, वही मैं यहां समझा रहा हूं।
तो आप बड़े आराम से समझना, बीपीटी आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम। देखिए वर्टेक्स ए बी सी ये मान लिए और डी मान लिया, जो लाइन सेगमेंट पैरेलल आ रहा है, तो यहां लिख लेंगे हम लोग गिवन। तो गिवन में क्या क्या बातें हो गई वो देखेंगे। तो गिवन में डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और जो प्रूव करना है, टू प्रूव या प्रूव दैट, क्या करना है हमें, प्रूव दैट में हमें लिखना है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू आएगा ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये बात क्लियर। ओके, अब प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, तो प्रूव करने के लिए हमें करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है और कैसे हो रहा है वो यहां देखते हैं। ठीक, जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ रहा है और नीड क्या है। अच्छा, इसके प्रूव करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एक्चुअली मुझे ये लेंथ लेनी है एडी और एक लेंथ लेनी है डीबी, तो मुझे यहां लेनी है एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। तो जिस ट्राइंगल में एडी साइड आ जाए तो ट्राइंगल ए डी ई लेना पड़ेगा मुझे। मींस मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहां लिख रहा हूं एरिया, कंस्ट्रक्शन जो करेंगे बता रहा हूं मैं भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो बड़ी इजीली आ जाएगा 1/2 फिर बेस इंटू हाइट। अब बच्चों यही एक बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि 9th क्लास में क्या हम ये सीख कर आ पाए कि ट्रायंगल में बेस किसी भी साइड को ले सकते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइट वो मिल जाएगी हमें। मीन सपोज मेरी ये एडी साइड बेस है ना, तो करस्पॉन्डिंग हाइट इसकी यहां से आ जाएगी ई पॉइंट से। तो कंस्ट्रक्शन यही करना है। तो क्या करना है यहां पर, क्या करके दिखाएंगे, यहां पे देखिए रहा, ई पॉइंट से यहां से एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ई पॉइंट से ये परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप। तो ये ट्रायंगल एडीई का एरिया 1/2 एडी इंटू इसका नाम लिख देते हैं कोई, तो ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं इसको, ये एफ पॉइंट है सपोज। ठीक, ई एफ इज द परपेंडिकुलर, तो 1/2 एडी इंटू ई एफ, ये क्या आ गई एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई। अब बात करते हैं, मुझे डीबी चाहिए, लेंथ डीबी चाहिए, क्योंकि याद रखो ये डीबी चाहिए नीचे, तो डीबी के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें डीबी लेंथ मिल जाए। तो डीबी लेंथ ढूंढते ही ट्रायंगल मुझे एक तो ऐसे बन सकता है और एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, समझना। तो मैं ट्रायंगल ये वाला बना रहा हूं। अब लॉजिक क्या है इस ट्रायंगल को बनाने की वो देखते हैं। जैसे इस ट्रायंगल को लिया मैंने यहां से, देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा सा शिफ्ट करके, हाँ ये ट्रायंगल लिया ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखिए जरा, कौन सा ट्रायंगल, डी बी ई, डीबी ट्रायंगल देखना है बेटा। ध्यान से देखोगे, डीबी ट्रायंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बिकॉज एंगल डी क्या है, ऑब्ट्यूज है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब किसी बेस पर परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इस बेस पे जब मैं डालूंगा परपेंडिकुलर, तो वर्टेक्स अपोजिट ये है, इस अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो यही मिल जाएगा। यस और नो। यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है ना, तो बच्चे को ना तो बीपीटी में दिक्कत होगी ना ही समझने में होगी। फिर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। ट्रायंगल इसको देखो, इतने ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल का पोर्शन देखना है वो देखना, ये ट्रायंगल देखना है आपको, ये देखिए इतना ट्रायंगल देखना है। इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग आप यहां देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, इतना ये एंगल ऑब्ट्यूज बन जाएगा। अब यहां से इस पर डाला परपेंडिकुलर, वही इसके परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा। तो बात आती है कि ये बात हमें क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके एरिया को लिख देते हैं, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना डीबी और इसकी हाइट कितनी बेटा एफ ई या ई एफ। यस और नो। तो यहां से यदि मैं इसका रेशियो लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF होल अपॉन 1/2 DB इंटू EF। बेटा ध्यान से देखना, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको देखना, मैं कैंसिल कर रहा हूं। EF से EF कैंसिल आउट हुआ, 1/2 से 1/2, तो कैंसिल आउट होने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है उस रिजल्ट को देखो, इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसी रिजल्ट के लिए तो मुझे ये सब करना पड़ा है। बात समझ में आ गई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो रेशियो है वो निकल के आ गया। बात ये समझना है कि हमें जो रेशियो निकलना था वो रेशियो ही आ गया है। अब आपकी बुद्धि थोड़ी चलनी चाहिए कि ऐसा ही रेशियो मुझे फिर निकालना है, लेकिन वो AE और EC का है। तो अब इधर देखो, AE ये रहा, EC ये रहा, तो जो काम मैंने इधर किया है वो काम इधर कर देंगे। यस और नो? देखो जरा, अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है? AED। यस और नो? अच्छा, ये वही ट्रायंगल है जो पहले था, बस लिखने का तरीका मैं चेंज कर दूंगा। आप चेंज कर सकते हो, नहीं समझदारी वही, एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मींस अब मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां लिख देता हूं, चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED या ADE, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, बात एक ही है, इज इक्वल टू 1/2, लेकिन बेस में चेंज कर दूंगा। 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट यदि दिमाग में है कि बेस तो कोई भी साइड हो सकती है, तो अब मैं बेस को क्या ले लूंगा? AE। तो AE इज बेस नाउ, AE। और बेटा जब बेस मिल गया तो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर मुझे सर्च करना है। मींस करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का मीनिंग है यहां से ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। गॉट इट? साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, पेपर में भी ऐसे ही करना है। तो ये परपेंडिकुलर यहां आ गया, ये परपेंडिकुलर ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसका नाम ABCDEFG, इसका नाम G कर दिया। तो क्या लिखेंगे? DG इंटू DG। यस और नो? बेटा अब हमें दूसरी साइड्स के लिए देखना है। दूसरी साइड क्या है? EC। अब EC साइड वो भी किसी ट्रायंगल में आएगी। अब वो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। उस बात को यहां लिख भी देंगे भाई कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है आपको। तो करस्पॉन्डिंग इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। यस और नो? ध्यान से देख लें, ज्वाइन हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है ECD ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बेस में ले रहा हूं C, तो मैं इसको लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना बेटा? EC इंटू हाइट कितनी? अब हाइट ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में यदि बेस मैंने ये लिया है तो बेस को आगे बढ़ाया G तक, और ये परपेंडिकुलर जो है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर। यस और नो? तो इंटू DG आ जाएगा। यस और नो? तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, बेटा जैसे भी यहां पे किया था वही सिमिलरली कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे AE अपॉन EC। डायरेक्ट चलेगा ना? वो डायरेक्ट नहीं है, वो तो ऊपर लिखा हुआ, कैंसिल आउट कर लेना उसको, वहीं डिवाइड कर दो। व्हाट इट? ये बात समझ में आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को यदि मैं इक्वल कर दूं तो मेरा प्रूव हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्रूव मुझे दिखाई दे रहा है भाई, प्रूव तो मुझे ये करना है। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको इक्वल करते ही काम हो जा रहा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए अब क्या करना है? हमें दोनों को उठा के इक्वल कर देते हैं। तो बात ये है कि वो इक्वल तो तब हो जाएंगे जब इनकी ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की समस्या भी तुम देखोगे ध्यान से तो क्लियर है। ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम ही है, AD इधर है, AD इधर है, देखो ध्यान से। बस बात ये है कि नीचे वाले दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हो जाएं तो मैं कहूंगा रेशियो सेम हो जाएगा ये वाला। यस और नो?
अब नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए फिर हमें ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे आ जाना चाहिए। और वो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे एक पेज ऐड करना पड़ रहा है, सुनिए। सपोज मेरे पास एक लाइन है ये, ठीक, और मैंने एक लाइन और ले ली इसके पैरेलल ये, ठीक, और इसमें मैं बनाऊंगा दो ट्रायंगल इन्हीं लाइंस के बीच में, और सपोज वो एक सेम बेस पर, ध्यान देना, बेस सेम लूंगा। सपोज मैंने ऊपर वाला बेस ले लिया। देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं यहां देखो जरा आप, ये बेस देखना, ये वाला, इसमें इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल DEB, अभी ऐसे क्रिएशन उधर कर रहा हूं मैं, DEB, और फिर देखना DEC, ये ट्रायंगल मींस इसको सपोज मैंने यहां पे मान लिया DE, यहां लिख लेता हूं मैं भाई DE। अब मुझे इसको ज्वाइन कर दिया मैंने इससे, ये ज्वाइन हो गया, सपोज ये ज्वाइन कर लिया, यहां मान लिया, और ये मैंने यहां से ये ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रायंगल ये क्रिएट हो गया। सेम मैंने यहां पे इस जगह पे ये ज्वाइन किया और यहां ये ज्वाइन कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, यदि मैं बात करूं मेरे पास ये BC है, तो एक ट्रायंगल ये बना DEB, यही तो है DEB, BC ले लिया, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया, और एक ट्रायंगल बन गया DEC, और इन्हीं ट्रायंगल की बात चल रही है, क्योंकि अपने पास जो आ चुका है वो क्या है, सबसे पहले आ गया ट्रायंगल ADE, उसका एरिया अपॉन ट्रायंगल ADE के साथ ट्रायंगल कौन सा आया था भाई, ADE के साथ आया था DBE, ये वाला ट्रायंगल जो इसमें बना हुआ, ये वाला DBE मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और रेशियो किधर आ गया था, इधर, यहां एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये आ गया था AD अपॉन DB, यस और नो, इक्वेशन नंबर 1 थी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल ये रहा DEC इज इक्वल टू, तो वो क्या आ गया था, ऊपर की लेंथ क्या थी, ऊपर की लेंथ देख लो AE थी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वो याद भी होनी चाहिए भाई, AE अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब मुझे बीपीटी में ये दोनों इक्वल करने, ये दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए। अब मैं ये इक्वल कर रहा हूं, जिसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मुझे देखने, और बेटा जब सेम बेस हो तो बेस की लेंथ सेम हो गई, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बात मैं यहां बता रहा हूं बच्चों, इसी बात को समझ में यदि आ गई ये बात, क्योंकि तुम्हें दिक्कत यही होती है बीपीटी में, ये बात समझते नहीं है, फिर वहां लिख देते हैं ऐसे ही जाके, तो फिर नंबर टीचर ऐसे ही दे देता है, फिर कहते हैं हम सही करके आए थे। तो समझना, लेंथ डी सेम है, तो लेंथ डी ले ली मैंने, मींस ट्रायंगल एरिया आप कैसे भी निकालो, ट्रायंगल तो एक ही है ना। यदि मैं तुमसे कहूं कि ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, मैं ये वाला बेस लूं तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, और जब मैं ये वाला बेस लूंगा तो हाइट करस्पॉन्डिंग दूसरी होगी, लेकिन बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। आप इस बात को सोच के देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उसमें बेस और हाइट कुछ भी ले लो, एक बार हाइपोटेन्यूज को बेस ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ले लो, लेकिन उसका एरिया चेंज कर लोगे क्या? सोच के देखो, आपने कोई फील्ड खरीदा, वो ट्रायंगुलर शेप का फील्ड हो गया, है ना, अब उसका एरिया कोई इधर से निकाले उधर से निकाले रहेगा तो फील्ड अपने पास ही ना, फील्ड उतना सा ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी बात को समझना है। तो यहां पर DBE जो ट्रायंगल एरिया हमने पहले निकाल रखे थे, इधर देखो, क्योंकि यहां पर प्रूव करने की रिक्वायरमेंट थी, तब मैंने DB को बेस लिया। अब जब मैं ट्रायंगल एरिया सेम करने जा रहा हूं तो मैंने क्या यूज किया, बेस चेंज कर दे रहा हूं। अब देखना, मैं बेस लूंगा DE को, मींस 1/2 DE इंटू हाइट की जो बात है ना, वो हाइट मुझे इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, इस साइड पर डालना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये हाइट आ जाएगी। अच्छा, तो ये लिख देता हूं मैं, इसको M मान लेता हूं, BM, यस और नो। फिर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा मैंने लिया DEC
सी, तो 1/2। बेस फिर मैंने डी ले लिया, बेस क्या ले लिया, डी, और फिर हाइट की बात आ रही है। अब मैंने परपेंडिकुलर यहां से डाला तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और ये परपेंडिकुलर आ गया यहां पर, यस और नो। अब बेटा जो कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ वो क्या हुआ कि इसका नाम मैंने एन मान लिया, सी एन, सी एन। अब मुझे ये बताओ ये जो बी एम है और ये सी एन है ये कैसे हैं, इक्वल। इक्वल क्यों है भाई, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस तो सेम होगी, तभी तो हम बोल रहे हैं लाइंस पैरेलल हैं। और ये क्या है, ये उन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। मींस परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों में हो गई सेम, बेस हमने लिया है सेम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गए सेम। इसी बात को हम लोग बोल देते हैं क्या, वो स्टेटमेंट जो लिखना होता है वहां पर, वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, यस और नो। इसी बात को मेंशन करना है। तो मैंने अभी जो बोल दिया उस बात को लिख देना होता है वहां पे। मैंने बोल दिया वो मैं भूल गया हूं, लिख देता हूं उसको। देखिए भाई क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस on the same base, on the same base have equal area, have equal area। और इसी बात को हम लोग लिखने के बाद वहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये समझाने वाला पोर्शन है और ये कैसे लिखा जा रहा है वो समझना है, क्योंकि मैथ्स का यही रूल है, समझ में आ गया तो लिख दोगे। तो फाइनली फिर हम क्या लिखेंगे भाई, जब ये सारी बातें क्लियर हो गई अपने पास, तो ये वाली साइड सेम हो गई। अब तो लिखेंगे दैट्स वाई, जो वन लाइन लिखनी है वो लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। From first and second, we can say AD upon DB is equal to AE upon DB is equal to AE upon EC, and this is the proof of the base theorem. And this is the proof of BPT Thales theorem, or you can say basic proportionality theorem। बच्चों मैंने जितने आराम से बताने की कोशिश की है, मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चा इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए, बच्चों को ये बात रटनी ना पड़े। मतलब थेल्स थ्योरम अब उसके अंदर चली जाए कि कोई सोते हुए पूछे थेल्स थ्योरम बीपीटी, हाँ समझ में आ गई सर अब तो, क्यों वो एरिया सेम होके वो इक्वेशन सेम हो जाती है, यस और नो। पेपर में अपना 100% देंगे और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये सबको पता ही है, यस और नो। तो बेटा ये बीपीटी थेल्स थ्योरम का प्रूव हुआ, ध्यान से नोट करो, सब कुछ देख लो, एक बार समझ लो, कोई डाउट हो मुझे बताना, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो आप मुझे, ओके बेटा।